अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम लोग एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और नए लोगों के साथ। नहीं, पुराने हो पुराने, चुके, हाँ पुराने, मतलब आज तो आई हूँ। बहुत पुराने हो चुके आप। दुनिया में अभी कितने साल हो चुके हैं? यार ये कोई 16 पता नहीं 17। कितने साल हो हैं। इसकी तीन बर्थडे मैं देख चुका हूँ और तीनों में ये अभी तक 18 की हुई है। 18 से 19 पे जा ही नहीं रही। तीन बर्थडे गुजर चुकी झूठ, हैं इसकी। सरासर झूठ। चलो वीडियो आगे तीन करो। चलो 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 चलते आगे अच्छा, करो। खैर, अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है हाउ शिवाजी महाराज डिफीट द मुगल्स। मतलब मुगल्स के साथ शिवाजी महाराज का कुछ शायद फाइट हुई थी, उससे रिलेटेड है ये वीडियो। तो एक भाई ने सजेस्ट की थी गेट्स लाइफ फैक्ट्स की। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी वीडियोस हैं जिन पे रिएक्शन दे रहे हैं। तो अगर आप लोग भी कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो इंस्टाग्राम्स के हम दोनों के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। व्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, उसका भी आई बटन पे या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सीन था और कैसे डिफीट किया और क्या 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 हुआ हुआ। था। तो लेट्स गो। ये इनकी मूवीज में ये बात वाला है सन 1646 की। 16 साल के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल राजा इनायत खान से तोरना फोर्ट को हासिल करके उस पर केसरी रंग का मराठा ध्वज लहराया और इसी के साथ इतिहास के पन्ने केसरी रंग से रंगने लगे, जिन पर जिक्र था महाराज के बस एक ही सपने का, हिंदवी स्वराज, जिसे पाने की शुरुआत उन्होंने सिर्फ 4 किलो और 2000 सैनिकों से की थी। पर सिर्फ चंद सालों में यह संख्या 300 किलो और 1 लाख सैनिक जितनी हो गई। लेकिन आखिर महाराज के इस अविश्वसनीय सफलता के पीछे का कारण क्या था? और वैसे एक श्रेय तो जाता है उनके अनोखे रणनीतियों का, जिनमें से एक ये थी कि वो अपने सेना में सैनिकों को नहीं बल्कि किसानों को भर्ती करते थे। एक मिनट, क्या सच में? पर किसानों के हाथों से फावड़ा लेकर भला क्यों उन्हें तलवार थमा दिया जाता था? क्या उस समय महाराज के पास सैनिकों की कमी थी? और आखिर ऐसी कौन कौन सी अनोखी रणनीतियां उन्होंने अपनाई मुगलों को हराने के लिए? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम जाएंगे वे बैक टू आवर हिस्ट्री क्लास, ये जानने के लिए कि हाउ शिवाजी महाराज डिफीटेड द मुगल्स। लास्ट भी उन्हीं का हर खत्म महान हुआ है व्यक्ति के मेरे इतिहास की शुरुआत तब से होती है जब से उनका जन्म होता है, पर शिवाजी महाराज की कहानी कुछ अलग थी। उनके इतिहास की बात करने के लिए हमें कहानी शुरू करनी पड़ेगी उनके जन्म के 3 साल पहले, यानी साल 1627 से, जब आधे भारत पर मुगलों का हरा झंडा फड़क रहा था और हमारे बंदरगाहों पर यानी हमारे पोर्ट्स पर पोर्चुगीज कब्जा करके बैठे हुए थे। इनसे मुगलों को तब तक तकलीफ नहीं हुई जब तक उनकी हुकूमत में राज्य ज्यादा और सैनिक कम हो गए थे। ऐसे में पोर्चुगीज के कारण वो नॉर्थ अफ्रीका के सेंट्रल एशिया से भी दूसरे मुसलमानों की सेना को भी नहीं बुला सकते थे। तब जाकर मुगलों ने पहली बार अपनी सेना में हिंदुओं को भर्ती करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक थे शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले, जो दरअसल 1637 में आदिल शाह के कब्जे से खुद के पूना जागीर को छुड़ा के अपने परिवार के साथ वहां पर रहना चाहते थे। और बस कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी सेवा और वफादारी से पूना जागीर को हासिल कर लिया। पर फिर आदिल शाह ने उन्हें बैंगलोर भेज दिया वहां का काम संभालने के लिए। उस समय जाते जाते उन्होंने पूना जागीर और जीजाबाई की जिम्मेदारी अपने प्रशासक दादाजी कोंडदेव को सौंप दी। इसके बाद 19 फरवरी 1630 में होती है हमारी कहानी की असल शुरुआत, जिस दिन शिवनेरी किले में जीजाबाई जन्म देती है इतिहास को हमेशा। अच्छा, इस वीडियो को ना मैं बहुत ज़्यादा गौर से इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये कहानी बिल्कुल एक हटके और बिल्कुल एक नई कहानी है। हाँ, और पता भी नहीं इसलिए। कुछ भी नहीं पता है हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को। जीजाबाई सिर्फ शिवाजी की मां ही नहीं बल्कि उनकी पहली गुरु भी थी, जो उन्हें बचपन से रामायण, महाभारत और महान वीर योद्धाओं की कहानी सुनाया करती थी और उन्हें सिद्धांत सिखाती थी। एक तरफ जहां शिवाजी जीजाबाई से प्रशासन संभालने और अच्छा राजा बनना सीख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दादाजी कोंडदेव छोटे शिवाजी को तलवार युद्ध, तीर बाण, कुश्ती और रणनीतियां सिखा रहे थे। इन सारी चीजों की शिक्षा लेते हुए ही शिवाजी ने अपना पूरा बचपन शिवनेरी किले और सह्याद्री के पहाड़ों और जंगलों में घूमते हुए बिताया था। और इसी के कारण आगे चलकर उनका जियोग्राफिकल नॉलेज और पहाड़ों के साथ परिचय
इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्हें माउंटेन रैट के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये नाम उन्हें अपने जियोग्राफिकल नॉलेज के कारण नहीं, बल्कि अपने गुरिल्ला रणनीतियों की वजह से मिला था। अब अगर आपको नहीं पता कि गुरिल्ला वॉरफेयर यानी रणनीतियां क्या होती है, तो समझिए कि ये बिल्कुल किसी बलून शूटिंग गेम की तरह होता है, जहां भले ही हम प्रोफेशनल शूटर्स ना हो, पर फिर भी 100 में से एक बलून तो तुक्के से फोड़ ही लेते हैं, राइट। और यही चीज महाराज ने अपने किसानों की फौज के साथ भी की, जो झाड़ियों में छुपकर या पहाड़ों पर से हवा में पत्थर और तीर चलाते थे, और इससे दुश्मनों के आधे सैनिक महल में पहुंचने से पहले ही घायल हो जाते थे, जिन्हें हराना फिर काफी इजी हो जाता था। और इस फौज में महाराज किसानों को इसीलिए भर्ती करते थे क्योंकि किसानों को सिपाहियों से ज्यादा जियोग्राफिकल नॉलेज होता है, और खेती करने के कारण किसान झाड़ियों में और पहाड़ों में बिना फिसले चल सकते थे। साथ ही महाराज उन्हें अपने स्वराज यानी सेल्फ रूल के लिए खुद लड़वाना चाहते थे, ताकि लोगों को आगे चलकर उसकी कदर रहे। और किसानों की ये फौज और महाराज की ये शातिर रणनीति ही उनके प्रसिद्ध रणनीतियों में से एक मानी जाती है। बात करते हैं महाराज और स्वराज के लिए उन्होंने की हुई लड़ाई की। ये लड़ाई उन्होंने महज 15 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। दरअसल आज की तारीख में हम खुद के फैसले ले सकते हैं कि हमें क्या करना है या कौन से धर्म को अपनाना है, लेकिन उस वक्त लोगों के पास इतनी भी आजादी नहीं हुआ करती थी, और यही आजादी उनको दिलाने के लिए महाराज एक बादशाह है जो कि छोटी उम्र में ही जो है ना, मेरे ख्याल से अकबर था, जो कि बहुत छोटी 12 साल की उम्र में जिसने संभाल लिया था, स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, जिसको पाने के लिए उन्होंने किलों को जीतना चालू कर दिया था, क्योंकि किसी किले को जीतना यानी उस पूरे राज्य को जीतना था। उनका पहला किला था तोरणा किला, जो उन्होंने 1645 में इनायत खान से हासिल किया था। लेकिन ये किला उन्होंने जंग या मारधाड़ से नहीं, बल्कि इनायत खान को अपनी बातों से राजी करके हासिल किया था। और इसी तरह फिर शिवाजी ने फिरंगोजी नरसाला से चाकन फोर्ट, बीजापुरी गवर्नर से कोंडाना फोर्ट और फिर थाने, कल्याण और भिवंडी के भी किले बस कुछ ही सालों में हासिल कर लिए थे। अब इतने कम समय में इतने सारे किले उन्होंने जीते, तो जाहिर सी बात है उनके सफलता के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे, और यही चर्चे फैलकर मुगलों तक भी पहुंच गए थे। और ये सब देखकर आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी राजे को गिरफ्तार कर बंदी बना लिया, जिस वजह से 7 सालों तक महाराज डायरेक्टली आदिल शाह पर कोई हमला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनके रगों में मराठाओं का खून दौड़ रहा था, और इसीलिए वो ऐसे ही चुप थोड़ी ना बैठने वाले थे। भले ही वो आदिल शाह पे कुछ सालों तक सामने से हमला नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने तब तक अपने आसपास के सारे राज्यों को स्वराज का हिस्सा बना दिया था, और देखते ही देखते उनके पास 40 किले और 6000 सैनिकों की फौज तैयार हो चुकी थी। अब इस बात की भनक जैसे ही आदिल शाह को लगी, उसने तुरंत अफजल खान को अपने 10,000 सैनिकों के साथ महाराज को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया था। और जब अफजल खान महाराज को गिरफ्तार करने निकले, तब उन्होंने महाराज के मुख्य मंदिर तुलजा भवानी टेम्पल और पंढरपुर के प्रसिद्ध विठोबा मंदिर को तोड़फोड़ के पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तब शिवाजी अपने प्रतापगढ़ के किले में थे, और अफजल खान ने की तबाही और उसकी सेना को देख उनके मंत्री उन्हें आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने के लिए कह रहे थे। लेकिन महाराज तो सरेंडर करने से रहे, और इतनी तबाही करके भी अफजल खान ना तो किसी किले को जीत पा रहा था और ना ही शिवाजी महाराज को पकड़ पा रहा था। और इसीलिए ऐसे में अफजल खान ने महाराज को समझौते के लिए मिलने का न्योता भेजा, लेकिन उसी के साथ अफजल खान ने एक शर्त भी रखी कि महाराज को वहां पर अकेले और बिना किसी शस्त्र के आना होगा। अब महाराज मुगलों को इतना तो जानते ही थे कि उन्होंने इस षड्यंत्र के आर पार देख लिया। उन्हें पता था कि अगर वो ऐसे ही गए तो अफजल खान उन्हें गिरफ्तार कर लेगा या उन पे हमला कर देगा, और इसीलिए उन्होंने मिलने से मना नहीं किया। लेकिन उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहना और अपने बाएं हाथ में बाघनाक यानी कि टाइगर क्लॉ जैसा एक हथियार छुपा लिया। और फिर जब वो अफजल खान से मिले, उनका शक बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाते ही तुरंत उन पर चाकू से हमला किया। लेकिन महाराज के कवच ने उस वार को रोक लिया, और फिर महाराज ने सीधे अपने बाघनाक से अफजल खान को चीर फाड़ डाला, बिल्कुल एक बाघ की तरह साहस दिखाकर। महाराज की 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ में जीत हासिल हुई। अफजल खान के मौत की खबर सुनते ही गुस्से में आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जौहर को लाखों सैनिकों के साथ पन्हाला फोर्ट पे भेज दिया, जहां महाराज और उनके सिर्फ 5000 सैनिक थे। और इस बात का फायदा उठाते हुए सिद्दी जौहर ने किलों को चारों ओर से घेर लिया,
और ऐसे में महाराज को ये भली भांति पता था कि यहाँ पर शारीरिक बल नहीं बल्कि बुद्धि बल का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने सिद्दी जोहर को महल में मिलने बुलाया, पर जैसे ही वो वहाँ पर आया, महाराज ने आदिल शाह को संदेशा भेजा कि तुम्हारा सेनापति गद्दारी कर रहा है। और फिर जैसा महाराज ने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। आदिल शाह और सिद्दी जोहर आपस में लड़ते रहे और मौके का फायदा देख महाराज और उनके आदमी विशालगढ़ के लिए रवाना हो गए और उन्होंने अपने हमशक्ल शिवा काशिद को दूसरी ओर भागने कहा ताकि आदिल शाह और उसकी सेना भ्रमित हो जाए। लेकिन अफसोस आधे रास्ते से पहले ही शिवा पकड़ा गया, जिसके बाद और गुस्से में आदिल शाह तेजी से शिवाजी के ओर बढ़ता गया। ये देख उनके सेनापति बाजी प्रभु ने उनसे 4700 सैनिक लेकर आगे जाने को कहा और कहा कि बाकी के आदमियों के साथ वो आदिल शाह को रोकेंगे, पर महाराज ने इससे साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनकी हिफाजत के लिए सभी ने उन पर बहुत दबाव डाला, जिसके कारण ये जो हिंदू मुस्लिम वाली थी ना, ये पूरी की पूरी ये एक लड़ी स्टेप बाय स्टेप चलती रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से 100 साल की ना मतलब अलग अलग हुकूमत आती रही। कभी हिंदूज की आती रही, कभी मुस्लिम्स की, कभी हिंदूज, कभी मुस्लिम, मतलब इस तरह स्टेप बाय स्टेप ना। ये इंडिया में, बाकी के कंट्रीज की बात नहीं कर रही, ये जस्ट हिंदुस्तान पूरा का पूरा एक जो स्टेट था, बड़े सगीर भी बोलते थे इसको, वो विशालगढ़ के लिए रवाना हो गए। बाजी प्रभु और उनके 300 आदमी जी जान से लड़ते रहे, लेकिन 1 लाख के सामने 300 की सेना बहुत ही कम थी। फिर भी वो लड़ते रहे। खुद बाजी प्रभु भी जख्मों से और खून से लथपथ तब तक लड़ते रहे जब तक उन्होंने विशालगढ़ के तोपों की आवाज नहीं सुनी। दरअसल तोपों की आवाज एक सिग्नल था कि महाराज सही सलामत पहुंच चुके हैं। और जैसे ही उन्हें ये सिग्नल मिला, बाजी प्रभु ने जोर से जय भवानी चिल्लाकर वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। इसी बलिदान के कारण बाजी प्रभु को स्वराज के लिए लड़ने वाले सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक माना जाता है। लेकिन ये अकेले नहीं थे, इनके जैसे न जाने कितने लोगों ने अपने जान की आहुति दी थी स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि स्वराज के लिए जो जुनून और जज्बा महाराज में था उतना ही उनके आदमियों में भी था, और इसीलिए महाराज के जीत में इनका भी बहुत बड़ा हाथ था, ऐसा माना जाता है। नाउ गेटिंग बैक टू दी स्टोरी, 2 बार आदिल शाह को नाकाम होता देख औरंगजेब ने मसलों को खुद के हाथों में लेने का तय किया। उन्होंने अपने मामा शाइस्त खान को 1,50,000 की सेना लेकर भेजा। शाइस्त खान ने पुणे पर बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया और महाराज के लाल महल में अपना बसेरा डालकर बैठ गए। अब भले सेना छोटी क्यों ना हो, लेकिन जज्बा और दिमाग मराठाओं में भर भर कर था। शिवाजी ने अपने 400 सैनिकों को बारातियों का भेष लेने के लिए कहा और खुद घोड़ी पर सवार हो गए। और जैसे ही उनकी ये बारात महल के पास पहुंची, उन्होंने सीधा महल पर और शाइस्त खान पर हल्ला बोल दिया। अब ऐसे में अचानक हुए हमले से बचने के लिए शाइस्त खान ने खिड़की से छलांग मारी भागने के लिए, लेकिन उसी वक्त महाराज ने अपनी तेज तलवार से वार किया, जिसके कारण शाइस्त खान ने अपनी 3 उंगलियां तो खो ही दी, लेकिन कायरों की तरफ भागने के कारण उन्होंने मुगलों के सामने खुद की इज्जत भी गंवा दी। और मुगलों के इस घाव पर नमक डालते हुए महाराज ने सन 1664 में सूरत, जहां मुगलों की मेजर ट्रेडिंग होती थी, उस पे भी हमला कर दिया। और ये सब देखकर औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने फिर एक बार जयसिंह वन को 1,50,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी के खिलाफ युद्ध लड़ने भेज डाला। लेकिन उस दौरान महाराज की तबीयत नाजुक थी, जिस वजह से उस युद्ध में उनकी हार हो गई और उन्हें सरेंडर करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें अपने 35 में से 23 किले और 4 लाख मुद्रा मुआवजे के तौर पर देना पड़ा। और साथ ही उनको अपने 9 साल के पुत्र संभाजी को लेकर आगरा जाना पड़ा, जहां औरंगजेब ने उन्हें घर पर ही कैद कर रखा था और जिंदगी भर उनको गुलाम बनाने का सोच लिया था। पर महाराज को कैद करना इतना आसान था क्या? भले वो बीमार थे, लेकिन उनकी चतुराई बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। उन्होंने अपनी बीमारी का फायदा उठाते हुए औरंगजेब से मांग की कि वो अपनी सलामती के लिए रोजाना साधु संतों को फल और मिठाइयाँ भेजना चाहते हैं। औरंगजेब ने उनकी इस मांग को मंजूर तो कर दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा है, क्योंकि फल मिठाई भेजने के बहाने एक दिन महाराज अपने बेटे को लेके उन्हीं फल मिठाई के बक्सों में बैठ वहां से रवाना हो गए। वो वहां से भागकर रायगढ़ पहुंचे और उसके बाद साल 1674 में उन्होंने अपनी यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मुगलों ने अपनी तरफ से, मतलब मुगल्स जो थे ना, वो एक तरीके से मतलब एक तो अय्याश भी थे, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि रहम दिल नहीं थे। रहम दिल भी बहुत थे।
और मुसलमानों का जो दौर रहा है उसमें भी बहुत सारे हिंदूज को भी, मतलब ये नहीं कि यार किसी को तंग किया गया था, कुछ ऐसा भी हम लोगों को हिस्ट्री में ना पढ़ाया गया है, ना ही इस तरीके से बताया गया है कि मतलब मुगल्स का जो दौर था उसमें हिंदुओं को तंग किया गया हो, क्योंकि हिंदू मज़हब से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें या बुद्धिस्ट मज़हब जो हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये इंडिया इंडिया जो था, ये पूरा भारत, ये मतलब जो भी था ना, ये बड़े सगीर, ये सारा एक ही था। पाकिस्तान के अंदर भी है, अभी हमारे टेक्सला के एरिया में वो सारी पुरानी जगह हैं, हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी भी बहुत सही तरीके से संभाल के रखी हुई है। इसका मतलब यही कि अगर मुगल्स चाहते तो उन चीज़ों को ख़त्म कर सकते थे, उन्होंने तबाह नहीं नहीं किया इन की। चीज़ों को। चतुराई और अनोखी रणनीतियों से कई लड़ाइयां जीती और फिर से अपने राज्यों को मुगलों से आजाद करवा लिया। इस दौरान औरंगजेब ने कई साजिशें चली और कई बार हमले भी किए, पर वो हर दफा असफल ही रहे। पर फिर कुछ ही सालों बाद 1680 में मराठा साम्राज्य पर मानो काले बादल मंडराने लगे, क्योंकि तब महाराज की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लग रही थी और फिर बुखार और लगातार बीमार होने के कारण 3 अप्रैल 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद औरंगजेब ने सोचा शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का अंत भी निश्चित है, लेकिन उसकी इस सोच को शिवाजी महाराज के दोनों बेटे संभाजी और छत्रपति राजा राम ने गलत साबित कर पूरे साम्राज्य को संभाला। शिवाजी के बताए रास्तों पर चलने के कारण मराठाओं का झंडा फड़कता रहा और औरंगजेब 88 इयर्स की उम्र तक बस लड़ते ही रहा और हारते ही रहा। दरअसल महाराज ने जीते जी तो मुगलों को धूल चटाई ही, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके सिद्धांत और उनकी सोच जो लोगों में जिंदा थे, वो भी मुगलों के हारों का सबसे बड़े कारण बने और उनके दिखाए हुए राह पर चलते रहने के कारण ही तो साल 1759 तक लगभग पूरे भारत पर मराठा साम्राज्य का केसरी झंडा फड़क रहा था। अगर आपको महाराज के और भी रणनीतियां या स्ट्रैटेजीज पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना मेरे साथ। और फ्रेंड्स, उम्मीद है यार वीडियो काफ़ी मतलब Interesting हाँ थी। इंटरेस्टिंग थी, और एक बिल्कुल हमारे लिए तो, मेरे लिए तो बिल्कुल ये एक नई चीज़ मेरे थी। लिए भी बिल्कुल नहीं थी, हाँ मैं भी पहली हाँ, दफा ही देख मतलब रही हूँ। लेकिन अगर जो चीज़ मैंने इस पूरी कहानी के अंदर देखी है ना, जो चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं हाँ उससे जी। रिलेटेड बात करूँगा। देखना कि मुगल्स की हुकूमत थी, और मुगल्स ने ही जो शिवाजी के फादर थे उनको खुद भेजा कि आपको हम वो वाला एरिया देते हैं। चलो उन्होंने जिस तरीके से भी उनका दिल जीता, तो उन्होंने खुद, देखो उन्होंने भी तो ट्रस्ट किया था ना उस पे। देखो एक सोचने वाली बात है, उन्होंने भी उस बंदे पे ट्रस्ट किया। जिस तरीके से, ये देखो ये कहानी मैंने नहीं बताई, मैंने जिस तरीके से सुनी मैं उस तरीके से बात करूँ, और जो मेरे माइंड में बात आई कि उन्होंने उस पर ट्रस्ट करके उसको भेजा ये वहां पे कि तुम वहां की केयर तुम करो, वहां का एरिया सारा तुम देखो। तुम्हारा। हाँ, तो उन्होंने वहां जाके अपनी प्लानिंग शुरू कर दी कि हमने अब उनको गिराना है जिन्होंने हमें बनाया है। ये पॉइंट। मतलब जिस बंदे ने जिसको बनाया वो उसको अब गिराने के चक्कर में पड़ गया। अब फिर उनका बेटा पैदा हुआ, फिर अब उसको पता है कि मेरा बाप ये सोच रहा है कि मैंने मुगल्स को ख़त्म करना है। फिर वहां से ये पूरा सर्कल शुरू हुआ। अब ये 16 सेंचुरी की कोई बात है सारी, मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर 17 में फिर मुगल्स आ गए थे शायद, मुझे भी कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर इसी तरीके से फिर उसके बाद 100-150 साल मुगल्स की फिर हुकूमत फिर रही, और फिर अंग्रेज़ आ गए। फिर अंग्रेज़ों ने 100 साल शायद हुकूमत अंग्रेज़ों ने भी की। की थी। तो उसके बाद फिर जाके जो है ना दोबारा से ये सारी चीज़ें टूटी और ख़त्म हुई। खैर यहाँ पर बात ये कि जो पुराने जितनी भी हिस्ट्रीज़ हैं और जो पुराना सारा का सारा दौर गुजरा है, वो मतलब इसी तरीके से मिक्सचर था। कभी एक कभी एक एक आता था ऊपर, कभी हाँ, कभी दूसरा दूसरा, आता था, कभी मतलब ये कि ऊपर नीचे होता रहता था। यही लड़ाइयाँ चलती रही हैं। खैर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और बहुत मजे काफ़ी, की थी, हाँ काफी मतलब मज़े की कहानी, बहुत मज़े की थी। हमें तो सुनने में मजा आया। मैंने बहुत गौर लगा के सुना मैंने है, भी तो गौर से सुना है। बहुत गौर लगा के सुना है, क्योंकि एक नई चीज को ना पूरा इस तरीके से मतलब वो भी एक कहानी, और वो भी पुरानी जिनके नाम भी ना पता हो, उनकी बिल्कुल कुछ, कहानी। हाँ। ओ तो खैर कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो पता थी उससे रिलेटेड तो अभी क्या बात करें। इन्होंने बता हाँ, दी। बल्कि मैंने बताया था कि हमारे एरिया में जो है ना बहुत सारे उस तरीके से मंदिर वगैरह हैं मंदिर वगैरह अभी तक अभी सही है। तक ठीक पड़े हुए हैं, और मतलब पुराने पुराने जो मुगल दौर की बात कर रहा हूँ उस दौर के, वो अभी तक ठीक हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
तो ये डिस्ट्रॉय करने वाली बातें भी बीच में कुछ गलत है। देखो, हम्म, एक दब जाना एक चीज़ का और दोबारा से फिर निकलना, वो एक आफत ऐसी होती है जो कि एक नेचुरल आती है ज़मीन के ऊपर। कभी बिल्कुल। और एक खुद अर्थक्वेक खराब आए, करना। हाँ, खुद खराब करना, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो खैर, वीडियो बहुत मज़े की थी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है, और इस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग भी कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो, इंस्टाग्राम पे बता देगा, और कमेंट सेक्शन, उसमें भी बता देगा, दोनों में बता देगा। हाँ। तो हम लोग एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तब तक तक के के लिए